गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय टुडेज लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बोर्ड पीवाईक्यूज। ठीक है, तो तुम लोगों को तो पता ही है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सो इस चैप्टर में बोर्ड से 8 से लेके 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें एमसीक्यू हो सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकता है जो कि 1 मार्क्स का, एमसीक्यू भी 1 मार्क्स का। तो ठीक वैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है जो कि 2 मार्क्स का होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकता है जिसमें मतलब 3 मार्क्स का होता है। वेरी लॉन्ग भी हो सकता है जिसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हाई वेटेज है, हाई वेटेज चैप्टर में से ये एक है। ठीक है, चलो अब लोग अभी पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, असर्शन एंड रीजनिंग, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन दिया गया है फॉर ए डेनियल सेल Zn2 Zn2 plus Cu2 plus to Cu with E0 cell equal to 1.1 volt. If the external opposing potential is more than 1.1 volt, the electron flows from copper to zinc region. The cell acts like a galvanic cell. Okay. So यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जो डेनियल सेल है, सो डेनियल सेल को ड्रॉ करते हैं। डेनियल सेल में ऐसे 2 कंपार्टमेंट रहता है। तो इसमें ये वाला, इसमें कौन सा मतलब इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ZnSO4, और यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन रहता है, CuSO4 एक्वास। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक वैसे यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट हम लोग यहाँ पे, सो ये वाला हुआ हमारा सोल ब्रिज। ठीक है, जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं स्विच लगा रहा हूँ और मतलब और बाकी डिवाइस भी लगा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वाले इलेक्ट्रोड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना हमेशा, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी वैसे ही एनोड में ही ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे कि गैल्वेनिक सेल में हो रहा है एनोड में ऑक्सीडेशन, सो ठीक वैसे ही एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में भी। ठीक है, तो ये हुआ कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Zn जो है तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा along with रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मतलब थ्रू सर्किट क्या होगा, फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यहाँ से। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, Zn वाला जो इलेक्ट्रोड है वहां से कॉपर की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट क्या कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, Zn इलेक्ट्रोड से Cu इलेक्ट्रोड तक। ठीक है, किस सेल में, डेनियल सेल में। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सो इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड मोर देन 1.1 वोल्ट। ओके, यहाँ पे ये तो होता है नॉर्मल केस में। ठीक है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली जब डेनियल सेल काम करता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, जिंक से कॉपर तक, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक फ्लो होता है। ठीक है, ओके। तो मतलब उस समय किस टाइप का सेल के हिसाब से काम करता है, डेनियल सेल। डेनियल सेल किस सेल टाइप के हिसाब से काम करता है, वो गैल्वेनिक सेल के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, इफ पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ओके, अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा मतलब पोटेंशियल का एक्सटर्नल अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उस वक्त क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है,
लेकिन जो रीजन है, रीजन पर लेते हैं, सेल्स एक लाइक ए गैल्वेनिक सेल। ओके, जब उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तब गैल्वेनिक सेल के हिसाब से काम नहीं करता है। वो किस हिसाब से काम करता है? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हिसाब से काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हिसाब से काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसर्शन जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन रीजन जो है, रीजन गलत है। ठीक है, सो एक्चुअली डेनियल सेल तभी, मतलब ये डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल के हिसाब से काम करता है जब यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, या एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ही है। ए वोल्टाइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय हाफ इक्वेशन एज शोन बिलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस वोल्टाइक सेल? ओके, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, Sn2 प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Sn सॉलिड। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है -0.14 वोल्ट। सो ठीक वैसे ही Fe3 प्लस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Fe2 प्लस, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 0.77 वोल्ट। ठीक है, ओके, सो दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो मतलब इसमें क्या होगा? Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि ये वाला इस वाला पार्ट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? Sn वाला Sn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस मतलब सेल रिएक्शन ऐसे होगा, Fe3 प्लस, ठीक है, और Sn ये रिएक्ट होगा और कन्वर्ट होगा Fe2 प्लस में प्लस Sn2 प्लस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन, Fe3 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 आयन Fe3 प्लस का चाहिए। सो ये वाला होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर दिस रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe3 प्लस रेड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट किस में हो रहा है? Fe2 प्लस में, और Sn जो है Sn2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आंसर सही कौन सा होगा? ओके, Fe2 प्लस इज ऑक्सीडाइज एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल इज -0.91, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा वाला Sn is oxidized and the voltage of the cell is 0.91। ओके, सो E0 सेल निकालते हैं, E0 सेल। ठीक है, E0 सेल निकालने के लिए जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस माइनस E0 ऑफ Sn2 प्लस टू Sn, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो ये हुआ 0.77 वोल्ट माइनस ऑफ कितना होगा? 0.14 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पे? 0.91 वोल्ट। ठीक है, 0.91 वोल्ट सही है ना आंसर? 4 7 11 8 1 9। ठीक है, हाँ, सो Sn is oxidized and the voltage of the cell is 0.91 वोल्ट, ये सही आंसर है। Fe2 प्लस इज ऑक्सीडाइज, ये तो गलत है, Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। Sn is oxidized and the voltage of the cell is 0.6 वोल्ट, ये गलत है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फाइन, चलो, ये वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, Ni सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस आयन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, गिविंग राइज टू
Na2 प्लस आयन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है प्लस 2 Ag सॉलिड, गिवन दैट E0 सेल इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट एंड log 10 इक्वल टू 1। ठीक है, चलो यहाँ पे EMF कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को नार्स इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन दैट। ठीक है, सो Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलारिटी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली पावर फॉर्म में, 10⁻⁻² मोलारिटी। ठीक है, मोलर सॉल्यूशन। सो ठीक वैसे ही Na2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Na2 प्लस का, तो ये है 0.1 मोलर। इसको हम लोग 10⁻⁻1 मोलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, E0 सेल कितना दिया गया है, E0 सेल कितना है, सो 1.05 वोल्ट। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, इसका ई सेल निकालना है, ई सेल। ठीक है, नाउ यहां पे कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, नार्स इक्वेशन। अप्लाइंग नार्स इक्वेशन यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नार्स इक्वेशन, सो नार्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या है, Na2 प्लस, ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, क्यों स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे अगर देखोगे निकल, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेज से +2 में जा रहा है, तो +2 में जा रहा है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सो ठीक वैसे ही एक सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो जितना गेन करेगा उतना ही लॉस भी करेगा। ठीक है, इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, E0 सेल, बाकी सबका डेटा तो दिया गया है, अभी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू कितना होगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 कितना है, 1.05 वोल्ट। ठीक है, यूनिट लास्ट में लिख देते हैं, 0.059 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 लॉग, यहाँ पे क्या होगा, Na2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Na2 प्लस 10⁻⁻1, हाँ 10⁻⁻1, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे Ag प्लस का कितना है, 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे 1.05 माइनस कितना आएगा यहाँ पे, तो 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10⁻⁻4 होगा। सो ऊपर जाके 10⁻+4, यहाँ पे -1 है, -1 + 4, तो कितना होगा, +3। तो यहाँ पे log 10⁻+3। ठीक है, फाइन। यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 3 इस साइड आ जाएगा, 1.05 माइनस 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू कितना है, 1, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे 1.05 माइनस कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 0.93 = 27, 35 = 15 to 17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 1.05 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 0.08, यहाँ पे कितना आएगा, तो 17 मतलब 8, 5। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा, 1.05, यहाँ पे कितना आएगा, 0.0885। ठीक है, कितना आएगा, 5, यहाँ पे कितना आएगा, 1, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 9। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.961 वोल्ट। ठीक है, ई सेल।
ई सेल अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.961 वोल्ट। ठीक है, लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर ई सेल इज 0.961 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। किसी को डाउट है यहाँ पे? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी जाते हैं। CBSE 2023 में आया है, बोर्ड एग्जाम 2023 में आया है। ओके, यहाँ पे भी नार्स इक्वेशन ही फिर से यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। तो ये ऐसा है ई नॉट सेल। चलो ठीक है, फाइन, एकदम सिमिलर टाइप का है, पिछले वाला जैसा ही है। सो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया गया है, इंस्टेड सेल रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन या सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, सेल रिएक्शन गिवन दैट, तो यहाँ पे AP सॉलिड Fe2 प्लस 0.01 मोलर। ठीक है, ये सॉल्व ब्रिज हुआ। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 1 मोलर है। ठीक है, H2 गैस यहाँ पे कितना है 1 बार है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नाउ ई सेल कितना दिया गया है, सॉरी नॉट ई सेल, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना दिया है 0.44 वोल्ट। ठीक है, नाउ सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन विल बी इन दिस वे, Fe, ठीक है, प्लस H प्लस ट्वाइस H प्लस, गिविंग राइज टू क्या होगा Fe2 प्लस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिख देते हैं, और H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁻² मोलर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये सेल निकालना है, अभी नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्स इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। ओके, नर्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन ई सेल इक्वल टू या EMF इज इक्वल टू कितना होगा E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N। ठीक है, लॉग ऑफ क्या होगा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन Fe2 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे Fe जो सॉलिड है Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो N का वैल्यू कितना होगा 2। ठीक है, E नॉट सेल ऑलरेडी दिया गया है, E नॉट सेल, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.44। ठीक है, लास्ट में यूनिट लिख देते हैं, माइनस कितना होगा 0.059 डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, लॉग ऑफ यहाँ पे कितना होगा Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁻⁻², 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उतना था। ठीक है, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा, इस साइड आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 10⁻⁻² होगा, तो -2 इस साइड आ जाएगा। सो 0.44 माइनस 0.059 इंटू -2 इंटू कितना होगा पावर में है लॉग, यहाँ पे क्या होगा log 10 आ जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, ऐसे करके तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 1 आ जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ई सेल इक्वल टू कितना होगा, ई सेल इक्वल टू 0.44 वोल्ट प्लस कितना होगा ये वाला पार्ट, तो log 10 1 है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होके 1 हुआ। ठीक है, प्लस 0.059 हुआ। ठीक है, दोनों का सम वोल्ट, तो ये कितना हो गया, तो 9, यहाँ पे 9
तो ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। देयरफॉर ईएमएफ ऑफ द सेल इज ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0.499 वोल्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना है, रीजन देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, यूजिंग द ई नॉट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो, प्रेडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ x2 प्लस टू x माइनस कितना है 2.36 है। तो ठीक वैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल y2 प्लस से y के लिए माइनस 0.14 वोल्ट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन कितना है Fe2 प्लस टू Fe माइनस 0.44 है, ठीक है। ओके, सो आयरन को बेसिकली क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आयरन का क्या होता है, ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। आयरन मेटेलिक फॉर्म में होता है और वो जब मॉइस्ट एयर के साथ मतलब कंबाइन होता है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Fe2 प्लस में, ठीक है। अगर आयरन को ऑक्सीडेशन से अगर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यूज़ करना पड़ेगा उसके सरफेस कोटिंग के लिए, ओके। जो मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होता है तो उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें कोटिंग के लिए हम लोग वही सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है। और इसमें आयरन से रिडक्शन पोटेंशियल कम वाला कौन सा है, एक्स का है कि वाई का है, एक्स का है, राइट, एक्स का है। वाई का तो मतलब माइनस 0.14 है, सो मतलब आयरन से भी ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, एक्स वाला लेंगे। और यहाँ पे रीजन क्या देंगे, क्योंकि मतलब एक्स का जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो सॉरी नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, एक्स का कम है। तो इसलिए एक्स को हम लोग ऐसे प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज कर सकते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मतलब मान लो कि ये आयरन है और इसमें जब सरफेस में हम लोग, ठीक है, ये आयरन है मान लो, आयरन के सरफेस में जैसे ही क्या होगा, एक्स का कोटिंग लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, एक्स इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अगर एक्स ऑक्सीडाइज होगा तो अंदर वाला जो आयरन मेटेलिक रॉड है वो तो ऐसे के वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, फाइन। सो दैट इज द रीजन। सो कोटिंग के लिए, कोटिंग मतलब आयरन को रास्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा ऐसा एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, या मतलब मेटल, ऐसा मेटल सेलेक्ट करते हैं जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम हो, ठीक है। और यहाँ पे आयरन से कम वाला कौन सा मेटल है, एक्स मेटल है, ठीक है। चलो, किसी को डाउट है यहाँ पे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से वही वाला नर्स इक्वेशन वाला ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब SN मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और H प्लस आयन रेड्यूस होके H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन भी दिया गया है, चलो लिख लेते हैं। EMF निकालना है, वही नर्स इक्वेशन ही यूज करना है। पहला वाला केस में क्या था, डायरेक्टली ई नॉट सेल दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली ई नॉट सेल नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके, गिवन डेथ क्या दिया गया है, ई नॉट ऑफ SN क्या है 2 प्लस टू SN, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस 0.14 वोल्ट है। तो ठीक वैसे ही ई नॉट ऑफ क्या है H प्लस 2 क्या है H2 गैस, इसका कितना है 0.00 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 दिया गया है, वो तो पता ही है। तो ठीक वैसे ही सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया गया है, SN क्या है SN, तो SN2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलारिटी, यहाँ पे सोल ब्रिज है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलारिटी, ठीक है। H2 गैस साथ में, H2 गैस का प्रेशर कितना दिया गया है 1 बार, ठीक है, 1 बार। और यहाँ पे
Pt इलेक्ट्रोड दिया गया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, EMF दैट मीन्स। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं, सेल रिएक्शन फ्रॉम द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिएक्शन क्या होगा, SN, ठीक है, SN प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गिविंग राइज टू क्या होगा, SN2 प्लस प्लस क्या होगा, H2 गैस। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.01, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² मोलारिटी भी लिख सकते हैं, मोलर, 10⁻⁻² मोलर। यहाँ पे SN2 प्लस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.001 मोलर, तो इसको हम लोग 10⁻³ मोलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, यहाँ पे अभी अप्लाइंग नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन के हिसाब से ई सेल इक्वल टू कितना होगा, ई सेल इक्वल टू, ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ओके, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ H प्लस टू H2 माइनस ई नॉट ऑफ क्या होगा, SN2 प्लस टू SN। ठीक है, ये ई नॉट सेल निकालने के लिए, माइनस कितना होगा, 0.059 डिवाइडेड बाय n, लॉग ऑफ क्या होगा, n का तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, SN2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, SN2 प्लस में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे n के जगह 2 लिख सकते हैं, लॉग ऑफ क्या होगा, यहाँ पे लॉग ऑफ SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.14 वोल्ट, यूनिट वाला लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 0.059 डिवाइडेड बाय 2, लॉग ऑफ यहाँ पे कितना है, SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ यहाँ पे। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻², इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.14 वोल्ट। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना होगा, 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे लॉग, ओके, ये 10⁻⁻4 होगा, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, सो -3 + 4 ये क्या होगा, 10⁻1, तो लॉग 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 0.14 माइनस यहाँ पे log 10 का वैल्यू कितना होगा, 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या होगा, log 10 का वैल्यू 1, सो कितना आएगा यहाँ पे 0.14 माइनस कितना होगा, 0.02 कितना होगा, 9। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आंसर, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 0.140। ठीक है, 0.029 कितना आएगा, 1, यहाँ पे कितना होगा 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.111 वोल्ट। ठीक है, देयरफॉर लिख सकते हो यहाँ पे EMF ऑफ द सेल इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे EMF ऑफ द सेल इज 0.111 वोल्ट अप्रोक्स। ये सॉलिड है, ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में। डाउट है चलो, ठीक है, नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये भी EMF कैलकुलेट करने वाला ही क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न का। चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, Zn गिविंग राइज टू Zn2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है और Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, गिवन दैट E नॉट ऑफ क्या है, Zn2 प्लस टू
Zn रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ क्या है, ई नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.80 वोल्ट। और सेल रिएक्शन क्या है Zn सॉलिड Zn2 प्लस, ठीक है 0.1 मोलर है यहाँ पे, गिविंग राइज टू ओके Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर है Ag सॉलिड, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है, ई सेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है फाइन, नाउ सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा Zn प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिविंग राइज टू क्या होगा Zn2 प्लस टू Zn। ठीक है, यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 0.01, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻² मोलर। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इसका कितना है 0.1 मोलर है, तो इसका होगा 10⁻⁻1 मोलर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ई सेल निकालना है तो हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नर्स इक्वेशन के हिसाब से ई सेल क्या होगा उस साइड लिख देते हैं। चलो, ई सेल इक्वल टू कितना होगा, ई सेल, ई नॉट सेल नहीं दिया गया है, इंस्टेड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस का, तो अकॉर्डिंगली आएगा जिसका रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस टू Ag, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ क्या होगा Zn2 प्लस टू Zn। ठीक है, ये हुआ ई नॉट सेल के लिए, माइनस कितना आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो 0.059 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होगा 2 लॉग ऑफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में कौन सा है Zn2 प्लस, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या होगा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.80 माइनस कितना है 0.76। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना होगा 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या होगा लॉग कितना आएगा Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1, चलो सही तो है ना, 10⁻⁻1 Ag प्लस का 10⁻⁻2, चलो तो 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये जाके 10⁻⁻4 होगा, ऊपर जाके -1 प्लस 4, सो क्या होगा +3, तो ये होगा ये वाला पार्ट, टोटल होगा 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने से, सो ये कितना हुआ ये वाला पार्ट 6, यहाँ पे प्लस होगा माइनस और माइनस प्लस, 87 क्या होगा 15 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना होगा यहाँ पे लॉग 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, सो 3 इस साइड आएगा 1.56 माइनस 0.059, ठीक है, इंटू ये 3 नीचे आ जाएगा, लॉग फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो log a⁻x, सो दैट विल बी इक्वल टू x log a होगा, सो 3 इंटू log 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, राइट, 1.56 माइनस ये वाला कितना होगा सॉल्व करने से 9 3 जार 27, 3 5 जार 15 प्लस 2 17 0.117 सॉरी, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2। ठीक है, ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.56 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 0.089 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो वोल्ट। ठीक है, तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा
तो दिस विल बी इक्वल टू इस साइड में 1.56 माइनस 0.89 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1, 15 माइनस 8 कितना आएगा 7, यहाँ पे 4, तो 1 पॉइंट ये वाला आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 1.47 वोल्ट आएगा, ठीक है। सो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर EMF ऑफ द सेल इज 1.47 वोल्ट अप्रॉक्स, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर आएगा, ठीक है, 1.47 वोल्ट। ओके, यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड 2022 में आया था, बोर्ड एग्जाम 2022 में। तो यहाँ पे लिखा गया है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, द वैल्यू ऑफ E0 for the cell is 1.26 volt. What is the value of E cell? ठीक है, E0 सेल दिया गया है और सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिखना है, चलो ठीक है। नाउ सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट। तो E0 सेल कितना है, E0 सेल, तो दैट इज इक्वल टू कितना है 1.260 वोल्ट, ठीक है। और सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन ऐसे दिया गया है, सेल रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Al सॉलिड प्लस क्या है 3 टाइम्स CD2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 2 प्लस है ऊपर, ठीक है, 2 प्लस, तो CD2 प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलरिटी, मतलब 10⁻⁻⁻1 भी लिख सकते हो, गिविंग राइज टू, ठीक है, एल्यूमिनियम पहले दिया हुआ है, सो एल्यूमिनियम ही लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस प्लस क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 0.01 मोलरिटी, तो इसको 10⁻⁻2 भी ले सकते हो, ठीक है, प्लस कितना है ट्राइस ऑफ CD सॉलिड, ऐसे दिया गया है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैडमियम आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है नाउ, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखते हैं और उसके बाद रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। सेपरेटेड बाय क्या होगा, सेपरेटेड बाय सॉल्व ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एल्यूमिनियम सॉलिड, ठीक है, सो ये कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम आयन में, जिसका की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलरिटी है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ये सॉल्व ब्रिज आ गया, और उसके बाद क्या हो रहा है कैडमियम CD2 प्लस वाला आयन, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलरिटी है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फाइन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और उसके बाद रिडक्शन वाला पार्ट सेल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे EMF भी पूछा गया था, फॉर द EMF ऑफ द सेल, फॉर द EMF ऑफ द सेल, सो EMF के लिए हम लोगों को कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है। EMF के लिए कौन सा अप्लाई करना है इक्वेशन, नर्स इक्वेशन। अप्लाइंग क्या होगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन अप्लाई करोगे तो सो यहाँ पे ई सेल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना आयन्स एक्सचेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो एक एल्यूमिनियम एटम Al3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक एल्यूमिनियम एटम से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ऐसे कितना एल्यूमिनियम एटम्स इन्वॉल्व है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, 2, तो 2 कितना लॉस करेगा, एक अगर 3 लॉस करता है तो 2 6 लॉस करेगा, ठीक है, फाइन। सो ऐसे करके सो एन वैल्यू विल बी 6, ओके। लॉग ऑफ यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, एल्यूमिनियम Al3 प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD2 प्लस का क्या होगा, क्यूब होगा, ऐसे, ठीक है। क्यों यहाँ पे क्यूब हो रहा है, क्योंकि यार इसका
2 प्लस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और Al3 प्लस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है। सो अकॉर्डिंगली ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल 1.260 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग कितना होगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ओके 0.01 मतलब 10⁻⁻², 10⁻⁻² का क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैडमियम का कितना है 10⁻⁻1 का क्या होगा क्यूब, -1 का क्यूब। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ई सेल कितना आएगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.260 माइनस, तो यहाँ पे ये वाला 10⁻⁻4 होगा, यहाँ पे 10⁻3, ऊपर जाके +3 होगा, तो यहाँ पे रहेगा कितना -4 + 3, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा -1, तो लॉग वाला पार्ट, ठीक है 0.059 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कितना होगा लॉग 10⁻⁻1, ये -1 नीचे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, लॉग का फॉर्मूला ये वाला अगर अप्लाई करोगे तो, ठीक है, लॉग क्या होगा x⁻n, सो ये होगा n log x होता है, तो ये वाला अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1.260 माइनस 0.059 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू क्या होगा log 10, और log 10 का वैल्यू कितना आता है 1। ठीक है, सो 1.260 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे 0.059 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 6। ठीक है, 1.260 प्लस कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.0, ठीक है, ओके, फिर से 0 आएगा, ऑलमोस्ट कितना है 9, ठीक है, ऑलमोस्ट 9, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1.269 वोल्ट, ठीक है, अप्रोक्स ऑलमोस्ट इतना आएगा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर EMF ऑफ द सेल इज 1.29 और 269 वोल्ट अप्रोक्स, 1.269 वोल्ट अप्रोक्स, ऑलमोस्ट इतना होगा। 9×6=54 है ना, चलो ठीक है, सो ऑलमोस्ट इतना होगा। राउंड अप करने से इसका वैल्यू ऑलमोस्ट, राउंड अप करने से इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0.0 कितना होगा 1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर राउंड अप करोगे तो। ठीक है, वही ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, कि ये हो गया, अभी कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। डाइल्यूशंस अफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज एज फॉलोज। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही डाइल्यूट करते हैं, जैसे ही डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयंस क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी के जो है वो डिक्रीज होता है, कंडक्टिविटी के क्या होता है डिक्रीज, क्यों डिक्रीज होता है, एज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, पर यूनिट क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने के वजह से जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगा डिक्रीज होगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी वाला रिलेशनशिप क्या था, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। ठीक है, तो जैसे ही डाइल्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जब डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज होता है। तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब क्या होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो ठीक वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी सॉरी, तो डाइल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के केस में, तो इस वजह से ये वाला इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे, जब डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, जब डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, के क्या होगा, के डिक्रीज होगा, एन क्या होगा, लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बोथ इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन गलत है, बोथ डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन गलत है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेरियस मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेरियस मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस वेरियस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, राइट। सो ये वाला मैच हो रहा है। ठीक है, कौन सा होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग कोलरोस लॉ का है ये, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द मोलर आयोनिक conductivity of Mg2 plus and sulfate ion are 106 Simon centimeter square and यहाँ पे ये वाला गलत है। ठीक है, मोल इनवर्स होना चाहिए, and 160 Simon centimeter square मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 will be। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता है कि MgSO4 ऐसे डिसोसिएट होता है, Mg2 प्लस प्लस क्या होगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे डिसोसिएट हो रहा है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 into molar conductivity at infinite dilution for Mg2 plus ion प्लस 1 into क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, दोनों Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस दोनों का ही दिया गया है। ठीक है, 1 क्यों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे 1 क्यों, क्योंकि सल्फर आयन एक ही प्रोड्यूस हो रहा है MgSO4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू कितना है, यहाँ पे 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा, प्लस कितना होगा यहाँ पे 1 इंटू कितना है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, या पार मोल भी बोल सकते हो। तो इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, तो 662। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आंसर होगा। ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस एंड SO4 2 माइनस दैट मीन सल्फेट आयन आर 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे फिर से ये वाला गलत है, मोल इनवर्स एंड 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वही कोलरोस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोलरोस लॉ। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पता है एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे डिसोसिएट होता है 4। ठीक है, 3 ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस प्लस कितना होगा 3SO4 2 माइनस आयन ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू क्यों 2 आएगा, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस 3 इंटू क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए कितना दिया गया है 189,
लास्ट में यूनिट लिख देते हैं। 2 इंटू कितना होगा 189 प्लस 3 इंटू कितना आएगा 3 इंटू 160, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 2 18, 16 प्लस 1 17, 2 3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 0 6 3 18 1 4, ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला सम करने से कितना आएगा, सम करने से कितना आएगा इसको, तो ये हुआ 8 8 7 15, ठीक है सर 8, तो आंसर होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। भी ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है, हाँ ये वाला ऑप्शन है, राइट, ये वाला ऑप्शन है 858, ठीक है, पहले से मार्क करके रखा हुआ था। चलो ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स आर 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स, एंड 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 विल बी, ठीक है, ऑप्शन ये सब दिया गया है, हम लोगों को पता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड तो ऐसे डिसोसिएट होता है Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इस फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर हम लोगों को चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, सो दैट विल बी इक्वल टू, कितना कैल्शियम आयन मिल रहा है 1, तो 1 इंटू क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस 2 इंटू क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ या आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, ये दोनों फाइन। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू कितना दिया गया है कैल्शियम आयन के लिए 1 इंटू 119, ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना है यहाँ पे 76.3, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अगर ये सॉल्व करेंगे 119 प्लस ये कितना आएगा 6 12 7 14 प्लस 1 15, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइनली आंसर कितना आएगा इन दोनों को सम करने से, ये आया 6, ये 1, ठीक है, 5 6 60, यहाँ पे कितना आएगा 60 हुआ 2, राइट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बहुत आसान है, ठीक है। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। Which of the following KCl solution will have the highest value of molar conductivity, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ये सब दिया गया है। okay, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप पता होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या होता है, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मोलरिटी, राइट। सो इसका मतलब ये है कि मतलब अगर मोलर कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन सबसे मिनिमम होना पड़ेगा, और यहाँ पे हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है, तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, ठीक है। तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका है, ऑप्शन ए का है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए 0.01 मोलरिटी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 0.01 मोलरिटी, यही है ना, चलो ठीक है, फाइन, सिंपल सा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो रिलेशनशिप मतलब जो भी मतलब फॉर्मूला से याद करना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूला का कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही है,
Colruy's law gave the following relationship for strong electrolyte. Molar conductivity is equal to limiting molar conductivity minus A into root over C. ठीक है, in which of the following equality holds true? ठीक है, lambda m is equal to, मतलब molar conductivity is equal to limiting molar conductivity as C tends to रूट ओवर ए. सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पे इन दोनों के बीच में इक्वल बोला गया है. अगर इक्वल होना है, ठीक है, अगर इक्वल होना है तो ये दोनों, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, रिलेशनशिप ये है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट ओवर सी. ठीक है, अगर ये और ये दोनों अगर बराबर होना है तो ये वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा. ये वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा, जीरो. यहां पे ए तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ए कांस्टेंट है. ठीक है, ए तो जीरो नहीं हो सकता है. जीरो कौन सा हो सकता है अगर ये जीरो होना है तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो सकता है. कॉन्सेंट्रेशन मतलब एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो हो सकता है. यहाँ पे ये ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो हो सकता है. सो दिस कैन नॉट बी जीरो, ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता है. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या हो सकता है, जीरो. सो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेंस टू जीरो होगा, ये एंटायर पार्ट ऑलमोस्ट टेंस टू क्या होगा, जीरो. तो अगर ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इन दैट केस लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होगा, बराबर होगा. तो हमारा आंसर सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी. कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी. ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? सो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होना है, ये दोनों इक्वल होना है तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो जीरो नहीं होगा. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर सोल्यूट है तो कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, फाइन, चलो. ठीक है, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप 1 मार्क का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन. यूज द फॉलोइंग की टू चूज द एप्रोप्रिएट आंसर. अगर ऑप्शन है बोथ असर्स ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी क्या है, बोथ ऑप्शन अगर बी सेलेक्ट करेंगे तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी अगर सेलेक्ट करेंगे तो सी का मतलब क्या है, ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट. असर्शन और रीजन क्या है पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंगली इन 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कौन सा सही होगा. ठीक है, ओके. मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन. ये क्या सही स्टेटमेंट है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलर कंडक्टिविटी और इसके बीच में कंसेंट्रेशन के बीच में मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू के इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी. तो लैम्डा एम मैंने क्या बोला था, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम. ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन. ये सही स्टेटमेंट है. ठीक है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये वाला डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है. ओके, नेक्स्ट, व्हेन द कंसेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये भी सही स्टेटमेंट है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए यही तो डेफिनेशन है. ठीक है, यही तो डेफिनेशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टेंस टू जीरो. अभी थोड़ी देर पहले बताया था. सो लैम्डा एम, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट ओवर सी. जब ये ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो होता है तो ये वाला पार्ट ए तो जीरो नहीं होगा, पहले ही बताया था. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा. तो ये नेग्लिजिबल मान सकते हैं. तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑलमोस्ट. ठीक है, तो यही वाला स्टेटमेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है. लेकिन क्या ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं. ठीक है, सो इसके लिए रीजन क्या होना चाहिए था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. इसलिए क्या होता है, एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है.
वो वाला रीजन होना चाहिए, लेकिन वो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ही सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। सो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ये वाला सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? ये भी एमसीक्यू टाइप ही है। ठीक है, ये सब तो पहले ही मैं पढ़ चुका हूं। assertion पढ़ लेते हैं। assertion में क्या दिया गया है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट shows a sharp increase when the electrolytic solution is diluted। ठीक है, ये तो सही स्टेटमेंट है। हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इसमें ओरिजिन में 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ये वाला। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था? ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला था हम लोगों को, राइट। सो यहाँ पे एक्सट्रापोलेट करने से क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलता है। तो ठीक वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस क्या था? ऐसे, राइट। सो इस साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जाना मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला जो ग्राफ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? शार्प इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? मोलर कंडक्टिविटी शार्प इंक्रीज हो रहा है, तो वही वाला स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, सो ये किसके लिए था? ये ग्राफ, ये कर्व किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग क्या होगा? 1 सेकेंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट लाइन होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे क्या होगा? जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, धीरे धीरे क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकाल नहीं सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्सट्रापोलेट करके, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इसी वाला पॉइंट पे ये क्या होगा? लैम्डा एम इंफिनिटी होगा। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे assertion तो सही है। assertion के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट shows a sharp increase when the electrolytic solution is diluted। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब वही है, डाइल्यूटेड ही बना रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन ही बना रहे हैं। ठीक है, सो रीजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रीजन वाला भी पढ़ लेते हैं। सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। नहीं, राइट, तो बेसिक कंसेप्ट है। डाइल्यूशन होने पे क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। यहाँ पे लिमिटिंग, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होता है? इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता है। और नंबर ऑफ आयंस क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एक और रीजन है, ठीक है, एक तो क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरा एक और यहाँ पे होगा, और दूसरा रीजन यहाँ पे एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, दूसरा होगा यहाँ पे मोबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आयंस के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। सो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? मोबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रीजन क्या है इसमें? रीजन ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? यहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीज होता है, जिसके वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्यों मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है? विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और विथ डाइल्यूशन, क्योंकि एज द सॉल्यूशन गेट्स मोर एंड मोर डाइल्यूटेड मोबिलिटी ऑफ द आयन इंक्रीजेस। ठीक है, वो दोनों के केस में ही होता है, लेकिन शार्प इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के वजह से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो ऑप्शन ये वाला तो सही स्टेटमेंट है, दूसरा ये वाला तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट।
ठीक है, assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट। ओके, एमसीक्यू टाइप भी है। अरे ये तो अभी डिस्कस किया था। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट is obtained by extrapolating the graph of lambda m naught versus 1 by c curve of strong electrolyte। lambda m naught नहीं, किसके बीच में होगा? ये तो गलत स्टेटमेंट है। हम लोगों ने किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था? ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया था? ग्राफ प्लॉट किया था lambda m और रूट ओवर c के बीच में। लैम्डा एम नॉट तो नहीं था, राइट? तो ये वाला गलत स्टेटमेंट होगा। ये वाला क्या है? गलत स्टेटमेंट। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट इज ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेटिंग ऑफ द लैम्डा एम वर्सेस ये वाला होना चाहिए था सही स्टेटमेंट के लिए। ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लैम्डा एम नॉट of weak electrolyte is obtained by using Colruy's law। ये भी सही स्टेटमेंट है। हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसे आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, ये वाला था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लैम्डा एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए Colruy's लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, Colruy's लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, मतलब ये वाला गलत स्टेटमेंट है, ये वाला सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा सही? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? प्लीज गो थ्रू। चलो ठीक है, नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन असर्शन है, विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ना। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स होता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, ओ सॉरी, क्या है? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, आयंस पर वॉल्यूम, जितना आयंस पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? कंडक्टिविटी होगा। तो जैसे ही डाइल्यूट करोगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, ठीक है, सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये तो गलत है। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है विद डाइल्यूशन, लेकिन लैम्डा एम क्या होता है? के डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ये याद रखना, ऑन डाइल्यूशन। क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो लैम्डा एम क्या होगा? लेकिन लैम्डा एम वी नो मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला गलत स्टेटमेंट हुआ। ओके, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, सो ये वाला सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, एंड रीजन इज करेक्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.2 molar KCl solution is 200 ohm. If the resistance of the same conductivity cell when filled with 0.05 molar KCl solution, मोल पर लीटर है, हाँ मोल पर लीटर है, ये ऊपर जाना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर मोल पर लीटर, solution is 620 ohm. Calculate the
conductivity and molar conductivity of 0.05 molar KCl solution. The conductivity of 0.2 molar KCl solution is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, कंडक्टिविटी दिया गया है. तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे निकालना क्या है, लैम्डा एम और के. लैम्डा एम और के निकालना है किस कंसेंट्रेशन पे, 0.05 मोलर कंसेंट्रेशन पे. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट से हम लोग ये जो डेटा दिया गया है, इस पार्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, सेल कांस्टेंट निकालेंगे, और उसी सेल कांस्टेंट को सेकेंड पार्ट में अप्लाई करेंगे कंडक्टिविटी निकालने के लिए. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. गिवन दैट क्या गिवन है. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 में यूज कर रहा हूं. C1 जब कॉन्सेंट्रेशन C1 होता है, C1 0.2 मोलर होता है, इम्प्लाइज यहाँ पे इस केस में R1 कितना होगा, फर्स्ट के लिए रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इम्प्लाइज इसके लिए क्या होगा, K1. कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टिविटी कितना है यहाँ पे, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट. सो C2 इक्वल टू कितना है, जब 0.05 मोलर होता है, इम्प्लाइज R2 इक्वल टू उसमें कितना है, 620 कितना है ओम. ठीक है, तो इसके लिए K1 निकालना है, सॉरी K2 निकालना है, और लैम्डा M निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, इसी कंडीशन पे. ठीक है, सो अभी फर्स्ट पार्ट से इस डेटा से यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, सेल कांस्टेंट. उसी सेल कांस्टेंट को, सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा कंडक्टिविटी सेल के लिए. ठीक है, उसी सेल कांस्टेंट को हम लोग यूज करके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, कंडक्टिविटी निकालेंगे. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. नाउ हम लोगों को पता है ये वाला रिलेशनशिप, R इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय रो इंटू क्या होता है, G स्टार सेल कांस्टेंट. ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, 1 बाई क्या है, K. रेजिस्टिविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू G स्टार. तो G स्टार अगर निकालना है, सेल कांस्टेंट अगर निकालना है, G स्टार इज इक्वल टू कितना होगा, R इंटू K होगा. R इंटू क्या होगा, K. ओके, सो फर्स्ट केस में R कितना है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. R कितना है, G स्टार यहाँ से निकल जाएगा, सेल कांस्टेंट दैट मीन्स. ठीक है, G स्टार निकल जाएगा, सेल कांस्टेंट यहाँ पे. ओके, R कितना है यहाँ पे, R 200 है फर्स्ट केस में, इनटू K कितना है, 0.0248. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, 8 2 जार 16, 2 4 जार 8 प्लस 1 9. ठीक है, 2 2 जार 4, यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 यहाँ पे. ठीक है, सेल कांस्टेंट यहाँ पे निकल गया. नेक्स्ट पार्ट में इसी सेल कांस्टेंट को यूज करके, ठीक है, इसी सेल कांस्टेंट को यूज करके K निकालेंगे. सो K निकालने के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए K निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन. ठीक है, K निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला रिलेशनशिप. तो यहाँ पे क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या होगा, G स्टार बाय क्या आएगा, R. ठीक है, सेकेंड पार्ट में. तो उस कंसेंट्रेशन के लिए कितना कंसेंट्रेशन, 0.05 मोलर के लिए. ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2. ठीक है, सो यहाँ पे कितना है, कितना था, 4.96 था. R कितना है, R कितना दिया गया है, 620. ठीक है, 620 ये है. तो ये हमारा क्या हुआ, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फाइन, ये तो इतना हुआ. सॉल्व कर लो, क्या कितना आएगा, इतना आ रहा है, 8 इंटू क्या होगा, 10⁻³ आ रहा है साइमन सेंटीमीटर. ठीक है,
सॉल्व कर लेना, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो फिर से अगेन मोलर कंडक्टिविटी, ये वाला तो कंडक्टिविटी हुआ, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू कितना होता है, के इंटू K2 इंटू यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वाले कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, T2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, K2 कितना है 8 इंटू 10⁻³ इंटू किमान इंटू 1000, मतलब 10⁻³ है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05, 0.05। ठीक है, ये और ये दोनों तो कैंसिल हुआ। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाला यूनिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 800/5, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, तो 1 कितना होगा 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी लिख लेना, देयरफॉर क्या होगा, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी आर, देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी लिख लेना, देयरफॉर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन 0.05 मोलर सॉल्यूशन इज, लिख देना जितना जितना वैल्यू था। ठीक है, इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली करके। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे तो दोनों वैल्यू है, तो ये हुआ कंडक्टिविटी, ये हुआ मोलर कंडक्टिविटी, दोनों लिख देना। ठीक है।